ये शहर 7वीं बार इंदौर, जिसको देश का सबसे साफ शहर होने का गौरव हासिल है। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि एक दो नहीं 7वीं बार ये संभव कैसे हो पाया, इसके पीछे राज क्या है? इंदौर असंभव को संभव बनाने का शहर है। इंदौर संभावनाओं का शहर है और उसकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो उसका जनभागीदारी मॉडल है और उसके कई सारे उदाहरण हैं। यहाँ अभी माननीय कैलाश जी को आप थोड़ी देर पहले इंटरव्यू कर रही थी, तो वो जब मेयर थे तब जनभागीदारी से सड़कें बनी और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि इंदौर जब कोई बात ठान लेता है तो उसको पूरी करता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले से 2014 में भाषण दिया कि हम स्वच्छ भारत मिशन शुरू करेंगे, तो मेरे जैसे कई सारे नौजवानों के मन में संशय था कि ये सबसे कठिन काम प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले क्यों अपने हाथ में लिया। लेकिन आज 10 साल बाद, जब सफाई के 10 साल बेमिसाल और स्वच्छता के दशक में हम हैं, तो इंदौर उनके विचारों को पूरा करने वाला शहर है। 73 अर्बन लोकल बॉडीज से जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण शुरू हुआ, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता का सर्वेक्षण है। 4777 अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत इसकी सहभागी होती हैं और इंदौर ने उसको पूरा करके बताया। तो वो जनभागीदारी है, सफाई मित्रों की मेहनत है और जनप्रतिनिधियों का जनता को साथ लेकर कठिन निर्णय इंप्लीमेंट कराना है। जैसे बहुत कठिन होता है, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से कई मेयर, कमिश्नर डेलीगेशंस आते हैं, तो वो पूछते हैं कि आप फुटपाथ से अतिक्रमण कैसे हटाते हैं, कोई कचरा फेंक देता है तो आप क्या करते हैं। हमारे यहाँ तो लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ जितने जनप्रतिनिधि हैं वो नियमों को पालन कराने में मदद करते हैं। तो अगर आपकी दुकान में प्लास्टिक मिल जाए और 1 लाख रुपए का फाइन लग जाए तो मार हो जाए। इंदौर में हम रोज करीब 2 लाख रुपए का फाइन सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक रखने पर वसूलते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। लेकिन एक चीज है, और जिस बात का आपने जिक्र किया कि जन भागीदारी से ही संभव हो पाया। इंदौर बहुत बार आना हुआ और एक चीज मैंने देखी है कि अगर आप रास्ते में कुछ फेंक देते हैं तो कोई भी अगर रास्ते से गुजर रहा है वो खुद उठा करके उसको कचरे पेटी में डाल देगा। तो वो मुझे लगता है कि जन भागीदारी बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब मैं आपके बारे में जान रही थी तो भार्गव साहब, मैंने ये भी देखा कि आप वेस्ट टू एनर्जी को लेकर के भी काफी ज्यादा आगे बढ़ते हैं। इसको लेकर के बतौर महापौर आपकी क्या कार्य योजना है? देखिए, किसी भी अर्बन लोकल बॉडी के 3 महत्वपूर्ण काम होते हैं। एक शहर की साफ सफाई, दूसरा वहां का सैनिटेशन, तीसरा पानी। तो इन तीनों पर तो हम काम कर ही रहे हैं। लेकिन दुनिया के बड़े देश कॉप में, ब्रिक्स में इकट्ठे होते हैं और वो इन बातों पर डिस्कशन करते हैं कि क्लाइमेट एक्शन प्लान बने, देश का क्लाइमेट एक्शन प्लान बने, अपने शहर का क्लाइमेट एक्शन प्लान बने। तो जब हम कॉप 28 में एज अ सिटी इंदौर को रिप्रेजेंट करने गए, तो वहां कॉप 28 में प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, अगले दिन मेयर समिट हुई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह बात रखी कि दुनिया के विकसित देश कार्बन इमिशन करें और हम क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाएं, ये ठीक नहीं है। लेकिन अगले दिन जब सिटी समिट हुई तो मैंने उस बात को आगे बढ़ाया कि हम अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान बना के तैयार हैं। जब वहां डिस्कशन इस लेवल पे था कि अब शहरों को अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना चाहिए, मैंने इंदौर को प्रतिनिधित्व करते हुए ये बात रखी कि हमारा क्लाइमेट एक्शन प्लान रेडी है। जिन दुनिया के बड़े शहरों ने कार्बन एमिशन किया है वो हमारा क्लाइमेट एक्शन प्लान एग्जीक्यूट करें। लेकिन वो करेंगे नहीं करेंगे एक अलग बात है। लेकिन जब दुनिया में सस्टेनेबल सिटीज की, लिवेबल सिटीज की बात होती है तो वो एक ही तरीके से हो सकता है जब हमारे पास अपना कोई सर्कुलर इकोनॉमी का प्लान हो, हम अपने प्रोसेसिंग से इनकम कर सके।
तो अभी इंदौर का जो बायो सीएनजी प्लांट है, गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने का, वो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है और वो इंदौर की ग्लोबल इमेज बनाता है। तो ये वेस्ट टू वेल्थ है। फिर हमने वेस्ट टू आर्ट किया। हमारा जितना कचरा अलग अलग निकलता है उससे कई सारी डिजाइन्स आपको शहर के चौराहों पर दिखेगी, पुराने कपड़े से हो, ग्लास से हो। अभी हमने दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट टू आर्ट का एग्जाम्पल क्रिएट किया। जब राम मंदिर पूरा नहीं बना उसके पहले करीब 1000 किलो सोने के लोहे के स्क्रैप से उस मंदिर की प्रतिकृति बनाई है जो करीब 20 बाय 40 फीट की है। वाह। तो ये शहरों को सर्कुलर इकोनॉमी पे सोचना पड़ेगा और उसी का एक अगला कदम है वेस्ट टू एनर्जी। सूखा कचरा हमारे यहाँ प्रोसेस होता है, गीला अलग प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी एक चैलेंज है कि मिक्स्ड कचरा बहुत निकलता है। तो मिक्स्ड कचरे का जो टेक्नोलॉजी अभी सबसे अच्छी है वो वेस्ट टू एनर्जी की, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। मैं एक उदाहरण और इसमें देना चाहता हूं। जनभागीदारी का मॉडल इंदौर क्यों बड़ा है? देश की सब नगरीय निकाय कहीं ना कहीं आर्थिक चुनौती से जूझती है। नगरीय निकाय या अर्बन लोकल बॉडीज को हमेशा फाइनेंस का चैलेंज होता है। बिल्कुल। इंदौर ने फिर अपने आप को सिद्ध किया कि हमारी जनभागीदारी कुछ भी कर सकती है। 2022-23 का बजट भाषण जब निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में पढ़ रही थी तो उन्होंने अपने भाषण में 3 बार ये कहा कि नाउ इट इज हाई टाइम दैट द अर्बन लोकल बॉडीज शुड कम अप विथ सॉवरेन बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स। जैसे दुनिया के बड़े शहर एक साल में 80-80 सॉवरेन बॉन्ड्स करते हैं, पब्लिक इशू करते हैं। मुझे तब अपने रूम में बहुत खुशी हो रही थी इस बात की कि इंदौर देश का पहला शहर है जिसको अपना पब्लिक इशू करने के लिए, ग्रीन बॉन्ड निकालने के लिए सेबी से परमिशन मिल चुकी है। और आपको यार बाकी सब लोगों को जान के बहुत खुशी होगी, इंदौर का सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा पानी का खर्चा। हम देश में सबसे स्वच्छ शहर हैं, सबसे स्मार्ट शहर हैं, सबसे स्वाद में भी बहुत आगे हैं। आपको भी मैं इनवाइट कर रहा हूं, 56 सराफा जरूर जाइए। बिल्कुल, हमारा प्लान यही है। तो स्वाद में, स्वच्छता में, सभ्यता में, संस्कृति में, सफाई में, स्मार्टनेस में हम बहुत आगे हैं। एक काम और है जिसमें इंदौर नंबर 1 है, वो है रईसी। इंदौर के लोग बहुत रईस हैं। इसलिए नहीं कि यहाँ तोड़ी साहब बैठे थे या भदौरिया जी बैठे हैं, इसलिए कि इंदौर का हर नागरिक 21 रुपए किलो लीटर का पानी पीता है। हमारे पास महंगे घर भले ही नहीं होंगे, गाड़ियां नहीं होंगी, लेकिन हम 21 रुपए किलो लीटर का पानी पीने वाला शहर है। कैन यू इमेजिन? 100 लीटर पानी एक घर में पहुंचाने में हमको 21 रुपए का खर्चा है, 21 रुपीज। और उसमें सबसे बड़ा खर्चा है जलूद में, जो पानी हम पंप करके 70 किलोमीटर से लाते हैं, साल का करीब 350 करोड़ रुपए। और एक घर पे खर्चा है पहुंचाने का 1000 रुपए महीने का, हम लेते हैं 200 रुपए। अभी मैंने पहली बार बढ़ाया 100 रुपए तो झगड़ा हो गया, तो 700 रुपए अभी भी हम घाटे में हैं। लेकिन उसको कम करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम वहां एक सोलर प्लांट लगाएंगे 60 मेगावाट का, और उसको लगाने में भी 300 करोड़ रुपए का खर्चा था। उसके लिए फिर हमने ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए। तो इंदौर की जनभागीदारी इतनी अच्छी है कि अकेले इंदौर के 300 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 3 दिन इशू ओपन रहा। कितने पैसे आए होंगे बताइए आप, कितना इन्वेस्ट किया होगा लोगों ने? हमको 3 दिन में मिले 800 करोड़ 300 करोड़ के बदले में। और जब उसका फाइनल सर्वे आया तो पता चला कि देश के 28 राज्यों के लोगों ने इंदौर में इन्वेस्ट किया है। अभी हमने उसका पहला प्रीमियम भी दे दिया 8.25% का। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है देश में कि कोई अर्बन लोकल बॉडी पब्लिक इशू करे और लोग उसको 3 टाइम्स सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि आपने कहा जन भागीदारी, और जन भागीदारी के वजह से मुमकिन हो पाए कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूयॉर्क से भी ज्यादा साफ आपका अपना इंदौर है। तो जो लोग इंदौर के हैं वो तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि ये आप लोगों की वजह से संभव हो पाया है। एक और चीज भार्गव साहब, क्योंकि आपको हाल ही में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, एमपी मेयर काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी सर्वसम्मति से आपको चुनाया गया है। अपनी भूमिका आप कैसे देखते हैं इस रूप में? देखिए, ऐसा है कि देश में आजादी के बाद से लेकर 1992 तक जो हमारा सिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट है या
पंचायत के अधिकारों की बात है, इस पर बात बहुत होती है लेकिन काम नहीं होता है। पहली बार 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में संविधान में यह प्रावधान आया कि अर्बन लोकल बॉडीज होंगी, म्यूनिसिपैलिटीज होंगी, कॉरपोरेशन होंगी, पंचायत होगी और वो कैसे काम करेगी। लेकिन उसके बावजूद आज 92 के बाद हम 2004 में हैं, 2024 में हैं, अभी तक देश में अर्बन लोकल बॉडीज के जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। देश में हर प्रदेश में अलग अलग कानून हैं। जिन प्रदेशों में कुछ थोड़े अच्छे कानून हैं वहां अभी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एग्जीक्यूटिव्स के पावर में बहुत डिफरेंस है। तो ये आवश्यकता है इस बात की कि देश भर में एक बड़ी बहस खड़ी हो, और जिसको हम सिटी गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट, उसका स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन, उसका सेंट्रल के साथ कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूटिव मशीनरी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ऐसे एसोसिएशंस का बहुत जरूरत है जो बड़े लेवल पे इन चीजों की बात उठाए। मैं इसको एग्जाम्पल से देके आपको समझा सकता हूं। आज के अखबारों में भी ये खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी यदि हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। तो यदि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है तो हमारे पार्षद और महापौर जैसे जनप्रतिनिधियों को तो इसके खिलाफ बड़ा काम करना पड़ेगा। एक और चीज, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया और लगातार इंदौर के साथ हम देखते हैं कि यहाँ के खान पान, जायके, स्वच्छता की बात हमेशा होती है। फूड कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है, देश का सबसे क्लीनेस्ट सिटी का खिताब इसे हासिल है। लेकिन फिर भी जो आपके विरोधी हैं वो इस बात पर आपको घेरते हैं कि बारिश के मौके पर अगर बारिश होती है तो सड़कें लबालब भर जाती हैं। दूसरा ये कि पार्किंग की आज भी एक बड़ी समस्या है, ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और अगर ध्यान दिया जा रहा है तो अभी तक क्या कदम उठाए गए, आगे के लिए क्या योजना? नहीं, देखिए, बारिश में सड़कें खराब होती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और उनको समय पर ठीक करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जिस दिन बारिश खत्म हुई उस दिन के बाद से 24 घंटे सड़कों पर काम हो रहा है। कहीं भी आप निकलेंगे तो आपको काम होता हुआ दिखेगा। ट्रैफिक जरूर हमारी बड़ी चुनौती है। जब मैं मेयर का इलेक्शन भी लड़ रहा था और जब मैं मेयर बना तब भी मैंने ये माना था कि स्वच्छता के बाद हम ट्रैफिक में इंदौर को नंबर 1 बनाएंगे, जबकि ये नगर निगम का काम नहीं है, ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। हमारा काम थोड़ी संसाधन उपलब्ध कराने का है। तो मैं ये मानता हूं कि कठिन चुनौती अगर हम हाथ में लेंगे और अगर उसकी तरफ बढ़ेंगे तो 100% नहीं, अगर 10% भी हम उसमें कुछ कर पाए तो ये शहर के लिए उपयोगी होगा। मेरी उपलब्धि होगी नहीं होगी ये बड़ा प्रश्न नहीं है। तो ट्रैफिक को अगर समझना है तो आप ये मानिए कि 35 लाख की जनसंख्या वाले शहर में 29 लाख वाहन हैं और शहर उतना ही बड़ा है, और लगातार स्वच्छता के मॉडल के कारण माइग्रेशन यहां बढ़ रहा है। लेकिन आज शहर में 21 छोटे बड़े पुल बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग की दृष्टि से इंदौर में कई सारे नवाचार हो रहे हैं। इंदौर के 1000 वॉलेंटियर, उसमें कई सारे हमारी सामाजिक संस्थाओं का, इंडेक्स के भदौरिया जी भी यहां बैठे हुए हैं, इनके कॉलेज के स्टूडेंट्स हफ्ते में 2 दिन, सैटरडे संडे, वॉलेंटियरली हमने कॉल किया कि हमको 1000 लोगों की जरूरत है जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारें। तो 1000 लोग हर शनिवार रविवार को सड़कों पर खड़े होकर वॉलेंटरली लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना सिखाते हैं। तो ये भी जनभागीदारी का देश का सबसे बड़ा मॉडल है, और इसके लिए जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। ये जन चेतना है। और ट्रैफिक को लेकर एक बात मैं आपको और बताऊं कि लोग अपने कार्यकाल में ये बताते हैं मैंने इतनी सड़कें बनाई। मैं 2 साल के अपने कार्यकाल में उपलब्धि की तौर पर बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 2 साल में इस शहर में 850 किलोमीटर पानी की लाइन डाली है। तो जब आप पानी की लाइन डालोगे तो शहर खोदना पड़ेगा। जब आप 21 पुल बनाओगे तो शहर खुदा हुआ दिखेगा। लेकिन जब ये हो जाएगा तो ये शहर के आने वाले 50-25 साल की तैयारी हम कर रहे हैं। क्योंकि ट्रैफिक से रिलेटेड ये सवाल पे मैं आऊंगी कि 2 साल का सफर आपका कैसा रहा। लेकिन एक प्रश्न ये भी है, क्योंकि ट्रैफिक से जुड़ा हुआ मैं सवाल पूछ रही थी। जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मुझे अलग अलग लाइट्स पर येलो बॉक्सेस नजर आए थे, और साथ ही साथ नो कार डे की मुहिम भी एक तरीके से शुरू हुई है।
कितना चैलेंजिंग आपके लिए था, क्योंकि अगर आज के दिन में लोगों को कहीं पर भी जाना है तो वो गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं, ऐसे में नो कार डे को लेकर के लोगों में कितनी जागरूकता थी, और ये जो येलो बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट है वो जरा समझाइए, वो क्या है? देखिए, मैंने अभी भी कहा था कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रैफिक को लेकर अवेयरनेस, ये ही ट्रैफिक समस्या हल करने का सबसे बड़ा उपाय है। आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लें, दुनिया के किसी भी बड़े शहर को उठा के देख लीजिए, ट्रैफिक कंजेशन आज भी है, मेट्रो है, ओवर ब्रिजेस हैं, एलिवेटेड ब्रिजेस हैं, फिर भी जाम लगता है। तो ट्रैफिक की समस्या केवल अवेयरनेस से और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने से ही ठीक हो सकती है। इसलिए ये छोटे छोटे उपाय हैं। आपको किसी भी भविष्य के शहर को तैयार करना है तो लोगों की मानसिकता बनानी पड़ेगी कि वो कम गाड़ियों का उपयोग करें, बड़े यू टर्न लेने की आदत डालें, 4 व्हीलर का उपयोग कम करें, या जहां धीरे चलाने की आवश्यकता है वहां गाड़ी धीरे चले, जहां बिना रुके चलाने की जरूरत है वहां बिना रुके गाड़ी चले। तो ये येलो बॉक्सिंग का तो कंसेप्ट ये है। दूसरा, नो कार डे मुझे लगता है कि देश का सबसे अच्छा इनिशिएटिव है, जिसने पहली बार नहीं इंदौर ने उसको सफल करके दिखाया। 22 सितंबर इंटरनेशनल कार फ्री डे है, यूएन ने उसको घोषित किया है। मैं मेयर बना तो हमने शहर से आह्वान किया कि हम 22 सितंबर 2023 को स्वेच्छा से कार लेकर नहीं निकलेंगे। तो हाई कोर्ट जजेस, सारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आम नागरिक कार लेकर नहीं निकले, केवल आग्रह पर, स्वेच्छा से। और उसके परिणाम ये हुए कि एक दिन में 80,000 लीटर पेट्रोल डीजल की बिक्री कम हुई। एक दिन में 14% ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हुआ। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से लोगों को यह पता चला कि मेरे शहर की कौन सी बस कहां जाती है। मुझे यदि घर से बिना कार के निकलना हो तो कहां बस मिलेगी, ये लोगों को मालूम पड़ा। इस बार का नो कार डे अपने आप लोगों ने उसको अपनी मुहिम बनाया, तो एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। मुझे लगता है आने वाले 5-7 साल बाद महीने में हर कोई एक दिन नो कार डे होगा और साल में कारों की संख्या कम होगी। अब मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा, क्योंकि अभी आप जिक्र कर रहे थे 2 साल बतौर मेयर, सफर क्या रहा, कितनी चुनौतियां आई, कैसे उसको पार किया, और अगर मैं उपलब्धियों का जिक्र करूं तो बतौर मेयर आप क्या उपलब्धियां अपनी बड़ी मानते हैं इस 2 साल के सफर में? देखिए, 2 साल बहुत चुनौतीपूर्ण भी रहे, लेकिन चूंकि हमारी मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की और उसके पहले शिवराज जी की सरकार थी, तो सब चुनौतियों को हमने आसानी से पार कर लिया। मैं मेयर बना तब 600 करोड़ रुपए का कर्जा तुरंत देने का था, 400 करोड़ के बिल पेंडिंग थे, और वो बिल पेंडिंग थे 2014 से। तो मैंने लक्ष्य लिया था कि 2024 अगस्त तक मैं 2021 तक का पूरा कर्जा चुका दूंगा। तो आत्मनिर्भर नगर निगम बनाने की ओर हम आगे बढ़े। स्वच्छ इंदौर था, उसको स्वस्थ इंदौर बनाया, चाहे वो ग्रीनरी के माध्यम से हो। 51 लाख पौधों में से 12,40,000 एक दिन में लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन ये क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर के आगे इस शहर को जरूरत है कि हम 2050 के इंदौर की आधारशिला अभी रखें। इसलिए पूरे शहर की लाइट्स को 100% अभी हमने एलईडी में कन्वर्ट कर दिया है। मास्टर प्लान की सारी सड़कों के टेंडर कर दिए हैं। जलूद से पानी का नर्मदा जी का चौथा चरण, जो इंदौर की 2047 की आबादी होगी करीब 80 लाख, उसको पानी पिलाने के लिए प्रोजेक्ट सैंक्शन करके उसकी शुरुआत कर दी है। ट्रैफिक की दृष्टि से 2050 में कितनी सड़कें बनानी है, कितने पुल बनाने हैं, उसकी स्टडी करके रख ली है। तो ये विजनरी और विजन के साथ काम करने का बेस हम बना रहे हैं। लेकिन 2 ऐसे काम हैं जिसको मैं मानता हूं कि वो हमारी उपलब्धि है, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, प्लस अब ये सोलर सिटी और डिजिटल सिटी बने। तो 100% नगर निगम का डिजिटलाइजेशन का काम शुरू हो गया है। पिछले 1 साल में 16,000 घरों पर हमने सोलर रूफटॉप लगाए जी। और ये काम प्रधानमंत्री जी ने जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और जब वो दिल्ली गए, उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, तो हम सौर योजना शुरू कर रहे हैं, लोग अपने घरों पर लगाएं। हम उसके पहले उसको शुरू कर चुके थे, लेकिन उनके आह्वान से देश भर में उसकी मांग इतनी बढ़ी कि सप्लाई रुका हुआ है। एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि आज के वक्त में जब आबादी इतनी ज्यादा बढ़ रही है और खास तौर पर जब अगर
इंदौर की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ये आबादी इंदौर की ही है। ऐसे में विकास के साथ ही साथ पर्यावरण का ख्याल रखा जाए, ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, विकास के और अंधाधुंध विकास के और विदाउट प्लानिंग के विकास के परिणाम तो हम भोग रहे हैं। दिल्ली में अगर आप पॉल्यूशन की स्थिति देख लें, या और भी कई शहरों में और इंदौर में भी, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सब 100% ठीक है। तो इंदौर में भी विकास की अवधारणा जो है, पहले से भी और अभी भी जो प्रधानमंत्री जी ने हमको एसडीजी गोल्स दिए हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्व ही एनवायरमेंट का है। तो ग्रीन बिल्डिंग्स बने और जो भी डेवलपमेंट हो वो ग्रीन कोड से हो, इसका हमने इस पर काम शुरू किया है। जो हमारी स्ट्रीट्स बने वो पॉल्यूशन फ्री हो, रोड स्वीपिंग से धूल और धुआं कम हो, इसके हमने प्रयास भी किए हैं। जैसे इंदौर के जो दोनों फूड स्ट्रीट हैं, चाहे छप्पन हो चाहे सराफा हो, दे आर 100% डिस्पोजेबल फ्री। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग तो एक लेवल है ही, लेकिन उसके ऊपर का लेवल है कि 100% डिस्पोजेबल फ्री है। आप दोनों मार्केट में जाएंगी तो आपको हमारे प्लेट्स में कांच के ग्लास में ही सर्व होगा, फिर वो उसको धो के फिर यूज करते हैं। तो इस लेवल पे इंदौर में काम हो रहा है। अब आपने कह दिया तो जाना तो पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आपका आना अधूरा रहेगा अगर आप नहीं गए तो। बिल्कुल, हम जरूर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you. हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए।